तो चलिए, हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो शायद हमें लग रहा है कि केपलर का प्रथम नियम आप लोगों ने पढ़ लिया था जिसे कहते थे कक्षाओं का नियम। केपलर का द्वितीय नियम पढ़ा था जिसे आप लोग कहा करते थे क्षेत्रफलीय चाल का नियम। और उसके बाद आपने पढ़ा था तीसरा वाला, तीसरा किसका नियम था? परिक्रमण काल का नियम पढ़ा था, जिसमें आपने कल एक फार्मूला निकाला था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्यूब याद है या सब खत्म? याद है ना? आपने बताया था कि जब सूर्य किसी ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर। सूर्य किसी ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है? तो सूर्य उसके ग्रह के जो पथ है दीर्घवृत्ताकार पथ के कहां पर पाया जाता है? फोकस पर। तो आपने इसको हिंदी में लिखा था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और सूर्य इसके फोकस पर पाया जाता है। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट आपने ये लिखा था कि ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है सामान्य शब्दों में। और तीसरा पॉइंट आप सभी लोगों ने लिखा था कि परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार जो पथ था उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था? ए क्यूब। ठीक है? तो इतने पॉइंट्स आप सभी लोगों ने खत्म कर लिए थे। फिर शायद कुछ और भी कराया था कि इतना ही कराया था? शायद मैंने न्यूटन के नियम का सत्यापन करवाया था, कुछ कराया था क्या? देख के बताओ। बस लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? हेडिंग क्या थी? बस केपलर का तृतीय नियम, बस यही लिखा था। जानते हैं जो केपलर का ये तृतीय नियम है, केपलर का नियम जो था इसके आधार पर न्यूटन ने कुछ निष्कर्ष निकाले, है ना, और कुछ बातों को बताया। तब उसी को आप राइट डाउन करिएगा, नीचे हेडिंग डालिएगा सीधे फटाक से, बोले लिखिएगा केपलर के नियम से न्यूटन के निष्कर्ष। हेडिंग डाल लिया था क्या? अच्छा ठीक है, लिखिए, इसमें लिखिएगा नीचे केपलर के प्रथम नियम, केपलर के प्रथम नियम से न्यूटन ने पाया कि, केपलर के प्रथम नियम से न्यूटन ने पाया कि अधिकांश ग्रह सूर्य के परितः, अधिकांश ग्रह सूर्य के परितः लगभग वृत्ताकार कक्षा में, लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर। तथा वृत्तीय गति में ग्रह पर लगने वाला, तथा वृत्तीय गति में ग्रह पर लगने वाला, वृत्तीय गति में ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्र बल यफ, लगने वाला अभिकेंद्र बल यफ डैश कर दो, अभिकेंद्र बल यफ, उसके बाद आपने क्या कर दिया? डैश। तो क्या है भाई अभिकेंद्र बल और क्या डैश किया, क्या है मसला, समझते हैं। तो हमारे पास केपलर का नियम था, बाद में न्यूटन ने उससे कुछ निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बताया कि केपलर ने जिस प्रकार ये देखा कि सभी के सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस पथ पर गति करते हैं? किस पथ पर? वृत्ताकार ना? क्या यार, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं ना? केपलर ने यह बताया था कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, जबकि न्यूटन ने यह बताया कि जो वो दीर्घ वृत्ताकार पथ है बहुत सारे ग्रहों के लिए वो लगभग वृत्ताकार है, बहुत ज्यादा दीर्घ वृत्त नहीं है, छोटा है। उसका जो अक्ष है, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष, उसके बीच का जो अंतर है लगभग बहुत कम है, इसे हम वृत्ताकार मान सकते हैं। और पीछे इसके आपने पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब ग्रह
सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो ग्रह पर भी एक बल कार्य करेगा, और वो बल कौन सा बल होगा? अभिकेंद्र बल। ऑब्वियस सी बात है ना? ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं जैसे ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है और इसके चारों ओर कोई प्लेनेट क्या कर रहा है? चक्कर लगाएगा ना? तो जो प्लेनेट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस पे एक अभिकेंद्र बल कौन काम करेगा? यफ कार्य करेगा। और इस प्लेनेट का द्रव्यमान मैंने स्मॉल एम ले लिया और इस सूर्य का द्रव्यमान हमने कैपिटल एम ले लिया और इससे यहां तक की दूरी हमने क्या ले लिया? स्मॉल आर। ठीक है, क्या दूरी लिया है? स्मॉल आर। अब आप कैपिटल आर लिखिए, स्मॉल आर लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस ये एक एजम्पशन है, आप जो चाहे वो मान सकते हैं। इसमें बहुत रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि आप आर क्यों माने, आप ये मान लीजिए, वो मान लीजिए, हम यक्स मान लें। हम सामान्यतः वही मानते हैं जिसमें हम कंफर्ट होते हैं, हमेशा से पढ़ते होते हैं, तो चीजें हमें आसानी से याद हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती हैं। और आप फिर भी हमको बताएंगे कुछ देर बाद कि आप तो ज्ञान झाड़ते हैं कि विज्ञान समझने का विषय है। आप बता रहे हैं याद हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल, अगर आपको बहुत चीजें समझ में आई हैं, फिर आप एग्जाम देने जाएंगे और वहां अगर आप समझ के चीजों को लिखेंगे तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। वहां क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तब तो आपका काम सही है, नहीं फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे किसी भी एग्जाम में। जैसे अभी बताया कि टीजीटी विज्ञान का पेपर होने वाला है और टीजीटी मैथ का पेपर होने वाला है, तो मैं विज्ञान और मैथ का टीचर हूं तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं। अब मैथ का पेपर टीजीटी विज्ञान का और मैथ का टीजीटी दोनों आप देने चले जाइए और आप ये सोच के जाइए कि नहीं मैं जा रहा हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैंने एक एक चीज को एनालिसिस करके अच्छे से हल करना सीखा है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो लिख के लिए तो नहीं होगा, इसके जीते जागते उदाहरण हम हैं। मैं पेपर दिया हूं और सेलेक्ट हुआ हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कैसे। पेपर आप जब देने जाएंगे तो आपके लिए वहां सबसे बड़ी मुश्किल काम क्या होगी पता है? टाइम मैनेजमेंट। कर ही नहीं पाएंगे। 125 क्वेश्चन मैथ के इतने लेंदी आते हैं ना बच्चा, कि अगर तुम लगातार करोगे 3 घंटे 2 घंटे जितने घंटे का पेपर है वो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 70 क्वेश्चन करते करते आपका समय पूरा स्वाहा हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे एग्जाम में, एनडीए का पेपर आप देने चले जाइए, नहीं कर पाएंगे प्रश्न। यानी जो ऐसे टाइप के एग्जाम है उनमें कम से कम आपको 40 से 30 सवाल ऐसी होनी चाहिए जिसको देखो और देख के ये पता चल जाए कि इसका उत्तर ये आएगा, बस लगा के आगे बढ़ जाओ। विज्ञान में कम से कम 70-80 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसको देख के आप लगा सकें, हल करने की जरूरत आपको ना पड़े, तो आप सेलेक्ट होंगे। इसीलिए टीजीटी विज्ञान और मैथ की मेरिट कम जाती है। ठीक है, लोग कहते हैं कि पेपर कठिन आता है, सस्ता ये है वो है, दुनिया भर का पेपर आसान है, पर पेपर लेंदी होता है। अब जिसको नहीं आता उसके लिए 2 का पहाड़ा भी कठिन है। इसलिए ये दिमाग में रखिए कि आपको लॉजिकल चीजें आनी चाहिए। जैसे अगर आपने एक राउंड पेपर किया, कोई भी एग्जाम देने गए, 3 घंटे का पेपर था और आपने क्या किया, उस एग्जाम के लिए 2.5 घंटे में या 2 घंटे में वो सारे प्रश्न कर लिए जो देख के उत्तर आ सकते थे। फिर आपके पास बचेगा आधा घंटा। आप उस आधे घंटे में अपना लॉजिक, अपना दिमाग सब लगाइए, चीजों को याद रख लेना, समझ लेना। अगर आपने ये कर लिया है तो आपको चीजें जल्दी याद भी होंगी। ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है। तो समझे रहिए जिससे कि काम पड़े पे निकाल लें, और याद रहे जिससे काम पड़े पे तुरंत उत्तर भी आ जाए। ठीक है, नहीं एग्जाम भी पास होना है ना, समझ लेके घूमना नहीं कि आपने इतना समझ लिया भैया कि आपसे पूछ लिया कि न्यूटन का नियम निकालना, तुमने कहा पहले सिद्ध करेंगे तब फार्मूला लगाएंगे। अब बैठ के सिद्ध कर रहे हैं, वहां बैठ के सवाल कब हल करेंगे? तो इसलिए ये प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनमें सबसे तेज, सबसे बेस्ट चाहिए लोगों को। इसलिए आप उस लायक रहें कि आपको कारण भी आता रहे और जो रट्टू तोता है आप वो भी रहें कि हाँ हम तुम्हें हरा देंगे, हर मामले में तुमसे हम बेहतर हैं। चलिए, इतना गुण आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो जो ये हम पढ़ा रहे हैं इन सब का शॉर्ट नोट्स, फार्मूला डायरेक्ट बनाते चलिएगा साथ साथ मेरे, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, नहीं आप झेल जाएंगे। हमारे पास जो ये ग्रह था, इसके लिए अगर मैं कहता या बराबर, तो हमें मिला mv²/r, यानी प्लेनेट पे लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वो या बराबर हमें क्या मिला, mv²/r। ये सबको पहले से मालूम था? जब बीमा बहाना चालू करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, पहले ही दर्शन हो जाता है वहीं पे इसका। उसके बाद से कितनी बार मैंने इस्तेमाल किया F बराबर अभिकेंद्र बल mv²/r। v का मतलब क्या है? रेखीय चाल, कोणीय चाल नहीं भैया। कोणीय चाल को अपन लोग किससे लिखते थे?
किससे लिखते थे? बता दिया करें आप लोग, हमें भी पता चले कि आप जग रहे हैं। ओमेगा से लिखते थे कोणीय चाल को, और इसको हमने किससे लिखा है? हाँ, तो v है चाल। चाल बराबर आप बताइए, तो हम भूल गए फार्मूला, कल बताया था मैंने। अब अगर चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं बता पाए, तो आज का आज नाम कटाओ और बोरिया उठाओ, समझ गए? और जाओ रोड पे कबाड़ बीनो, नहीं आजकल सांड घूम रहे हैं, सांड पकड़ो। अरे यार, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, 5 6 4 3 2 के बच्चे बता लेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, अब तो बड़े सातिर हैं लोग। तो यहां पर चाल हम अगर निकालना चाहें v, दूरी, तो बताइए ये जो प्लेनेट है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, बता सकता है कोई? देखिए, r दूरी तय कर रहा है ना आप लोग, मतलब ये इसलिए मैंने कहा कि लॉजिक का भी होना जरूरी है। मतलब ये क्या सोच के आपने ये उत्तर बता दिया r, मतलब क्या ही कहे यार, मेरा मतलब दिमाग खराब हो जाता है। मतलब अभी वीडियो लगाता, तो पहले मैं 5 साल को 2 दिन घंटा लगाता, उसके बाद आगे चलता, ठीक है ना? मतलब क्या यार, तुम गलत बता। मुझे तकलीफ इस बात से कभी नहीं होती, पढ़ाते हो कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, बुजुर्ग हो गया, 17 साल 16 साल से पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन एक सामान्य बात आपके अंदर ये नहीं है, इतना कॉमन सेंस आपके पास नहीं है कि अरे भाई साहब, आर मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी, तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारा प्लेनेट सूर्य को चीर फाड़ के निकला है बाहर? हाँ, अगर तुम आर बता रहे हो तो मतलब क्या लग रहा है कि सूर्य से फाड़ के निकला है ये? अब कुछ लोग जो ज्यादा लॉजिकल होंगे, भूगोल वाले, कहेंगे यस सर, सूर्य से ही प्लेनेट का निर्माण हुआ है। ज्यादा टेक्निकल ना बन, यहां जो पढ़ना है उसके बारे में बात कर, कि हमारा प्लेनेट यहां सूर्य का क्या लगा रहा है, चक्कर। हमें ये बताना है कि प्लेनेट कितना दूरी तय किया, अभी बता रहे भैया आर। अरे यार, तुम गलत बताओ चल जाएगा, तुम बता देते सर पाई आर स्क्वायर होगा, तो मैं एक बार ये समझ लेता कि लड़का बताना सही चाहता है, पर इसको परिधि का फार्मूला नहीं, मैं ये समझ लेता कम से कम। हाँ, लेकिन तुम क्या बता रहे हो, आर, और आर कहां से कहां तक की दूरी है? यहां से लेके यहां तक की। चल कहां रहा है? यहां से लेके यहां तक की। क्या आप सोच के बोल दिए तुम आर, कि बोर्ड पे आर लिखा है बोल दो? गलत बताना अच्छी बात है, पर बिना सोचे बताना ये मूर्खता है, समझ गए? गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन आप सब क्या करते हैं, पता नहीं क्या बोल देते हैं। किसी ने कुछ पूछा तो आप हवा के कहते हैं कि बस कुछ बताना जरूर है, अब चाहे जो बताएं। नहीं भैया, सोच के बताओ, कुछ नहीं बताना है, सोचेंगे तो उत्तर आएगा। अभी अभी मान लो आपसे मैं कह दूं चलो एक काम करो, तुम हमें 1,05,12 का पहाड़ा सुनाओ। अब तुम्हें नहीं आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, बात यहीं से खत्म हो गई, समझे? नहीं आता था तो बात क्या हो गई, खत्म। लेकिन अब ये क्या करें, खड़ी हो जाए, कहे 1,05,12 करना, 1,05,12 दोइया तेइया करके गलत सलत बताना चालू कर दे। बताएंगे जरूर, ये क्या है भाई, ये क्या है? अगर तुम्हें आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बस बीच के तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये कि झटके में तुमसे सही बताने के क्रम में गलती हो जाए, वो गलती दिखती भी है अलग से। जैसे हमने कहा 3 6 18, झटके में तुमने बोल दिया ना, गलत है ना ये, देखो सही है। तो अगर आप मान तुमने कुछ और बोल दिया झटके में, कुछ और तुम्हारे दिमाग में आ गई, कोई और बात आ गई, मैंने कहा न्यूटन का फार्मूला बताओ क्या होता है, तुमने कोई और फार्मूला बता दिया, फिर कहा ऐसा लग रहा है ये नहीं हुआ, कंफ्यूजन है, गलत है, तो समझ में आ रहा, तुम जान जाते हो कि मुझसे गलती हो रही है। लेकिन अब जानबूझ के जो भी पूछे कुछ भी बता दो, ये ठीक आदत नहीं है आपकी। ये छोटी गलती थी, इतना टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं था इसके पीछे, लेकिन ये गलतियां बड़ी हो जाती हैं आगे चल के आपकी। तो ये आर है दूरी, क्या कहते हैं आप लोग? कहां घूम रहा है वो? परिधि पर। और वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ, 2 पाई आर। तो यानी v बराबर आप लिखेंगे 2 पाई आर, और बटे समय तो खराब चल ही रहा है, क्या है समय? अरे भाई साहब, परिक्रमा काल को टी से लिखते हैं ना, कल से टी 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 कर रहे हो, और उसके बाद भी तक दिमाग नहीं काम किया। परिक्रमा काल का मतलब एक चक्कर लगाने में लगा समय, समझो? तो v बराबर 2 पाई आर अपॉन टी, यहां टी दो, तो यहां पर आया m और बटे आर, और अपना जो v है वो है 2 पाई आर बटे टी, और पूरी के ऊपर क्या लगा है, होल स्क्वायर। यह बराबर m बटे आर गुणे 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। मैंने ऐसे लिख दिया। कल मैंने बताया था केपलर का तृतीय नियम, पढ़ाया था? यस सर। कौन ऐसा पहलवान है जो बता सकता है कि केपलर के तृतीय नियम का फार्मूला क्या था? हाथ उठाओ, उठाओ। पूरे क्लास में केपलर के तृतीय नियम का फार्मूला किसी को नहीं मालूम, सिर्फ एक लोग को मालूम है, 2 लोग को मालूम है। जी हाँ, बताइए मैडम आप।
अरे बाप रे। हाँ हाँ, आप बता दीजिए। टी स्क्वायर अल्फा ए क्यूब। अभी आते ही मान मैंने तीनों नियम रिवाइज किया है और उसका सबूत इस वीडियो में होगा। और इतनी भारी क्लास, इतने ज्यादा लोग किस काम के हैं? तुम लोग भी बेजिंदा हो कि मर गए हो? कुछ पता है? इसलिए मेरा मन नहीं कहता, मन कहता पूरा बैच भगा दे एक तरफ से। ठीक है ना? आते ही मान मैंने बताया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है, ए क्यू। और उसी में लोग कहेंगे सर स्लो पढ़ा रहे हैं आप, सब तेज पढ़ा दीजिए। कोर्स मेरा खसक गया तो, मुझे ना आया तो अभी क्या करूं? कोर्स खत्म करके तुम ऐसी पढ़ाई किस काम की तुम्हारे हैं? क्या उखाड़ लोगे पढ़ के भाई? तुरंत ही बता रहे हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। आते हैं मान बता रहे हैं कि परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद भी यहां बैठे हैं अल्लाह, चलो एक जने बताओ वो भंत कहा बाटे टी स्क्वायर अल्फा ए क्यूब। हाँ ये अल्फा है, मतलब कुछ भी ठोक देने पर जाए दो। कुछ लोग बता दे टी के मोड़े दुई अल्फा, एप्पल वाला ए ओकरे मोड़े तीन, ऐसे बताओ आराम से। अरे पढ़े लिखे हो भाई साहब तुम लोग। चलो चलो, एक अगर मैंने एक कहावत कही है, हमेशा से मैं कहता आया हूं, अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज और अच्छे खेत दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है? अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छे टीचर और अच्छे बच्चे दोनों की आवश्यकता होती है। मैं लाख गुना ये प्रयास करूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, वो कभी नहीं बदली जा सकती जब तक तुम खुद प्रयास नहीं करोगे। दुनिया भर के मोटिवेशनल टीचर और दुनिया भर के अच्छी अच्छी बातें वाली बातें यूट्यूब पे भरी पड़ी है। दुनिया भर के ज्ञानी पड़े हैं, कोई साला तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं उखाड़ सकता। कोई कितना भी तुम्हें मोटिवेट कर ले, कितना भी तुम्हें समझा ले, हो सकता है एक बार तुम्हें क्लास में कम समझ में आया हो तो आपको इसकी सुविधा मिल रही कि आप घर पे इस यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देख के रिवीजन कर सकते थे। मैं ये कर भी आपके लिए ही रहा था। लेकिन उसके बाद सोचिए आपकी आपकी ये कारगुजारियां ऐसी है कि आप किस किस मिट्टी के बने हैं यार आप सब लोग। एक एक घंटे दो दो घंटे आपको समझाने में आधा आधा घंटा बर्बाद चला जाता है। देखो एक सामान्य बात ये समझ लो, जो काटो जो बोए हो तो वही काटोगे, विदेश से कोई काटने नहीं आएगा। मेरी चिढ़ इस बात की अब हो रही है कि तुम, कल मैंने आधा घंटा बर्बाद किया है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बोलने पे और आप सब भूल गए हैं। इतना दम लगा के चिल्ला चिल्ला के मेहनत करके मैंने बताया, समझाया, बहुत आराम से पढ़ाया, खूब फील करके पढ़ लो, और आपको नहीं आता है। और आपसे भी पूछे क्या करना चाहते हैं तो आप बता देंगे भैया हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम जज बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें। और हमें उल्टा बदनाम कर देंगे दुनिया में कि के क्लासेस में मत जाइएगा भैया, नहीं बड़ी बड़ी बातें करके तुमको बहका देंगे, लोग ये कह देते हैं। तो आप आखिर कब सुधरेंगे यार? अगर सपने आपके हैं तो पूरा करने पड़ोसी थोड़ी ना आएगा। और डायलॉग डायलॉग चिपकार हैं, आके यहां बैठ के जाने से आज तक जिंदगी में कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, याद रख लेना। कोचिंग सिर्फ एक साधन हो सकती है, एक जरिया हो सकती है। ये किसी तुमको सफलता की गारंटी नहीं दे सकता कोई। टीचर का काम बस ये है कि आपकी मदद कर सके। हमारा काम ये है कि बेसिक बात हम आपको समझा सके कि आप ये पढ़ें और जब आप पढ़ेंगे तो आपका कुछ होगा। अब हम इस बात का ठेका ले ले, टेंडर ले ले कि नहीं तुम अगर यहाँ पे चले आए तो मैं आपको कुछ करा दूंगा, ये सब संभव नहीं है। दुनिया में कोई मास्टर नहीं करा पाएगा जब तक आप अपने से कुछ नहीं करेंगे। न जाने कितने बच्चे ऐसे जो बिना कोचिंग के और बिना किसी चीज के, बिना हर एक अभाव में अच्छा कर जाते हैं। और आप तो आप हैं, हर रोज आपको एक बार लेक्चर झाड़ना पड़ता है और इस वीडियो की लंबाई बढ़ानी पड़ती है। ठीक है ना? अभी यहां सुनेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। मैं दावे से कह सकता हूं इस क्लास का बैठा कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जो घर जाने के बाद कॉपी खोलता हो। कुछ नहीं होगा फिर आपका। होने का तो सबका हो ही जा रहा है। आप बताएंगे सर हम टिकटॉकर बन जाएंगे, हम यूट्यूबर बन जाएंगे, हम और क्या बोलते हैं छपरी बन जाएंगे। ठीक है ना? कुछ नहीं तो हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लेंगे, हम बंबई चले जाएंगे, कमा लेंगे। देख यार कमा तो सब रहे हैं, मैंने कितनी बार कहा है, काम जीवन में वो अच्छा है जो आपके मन का हो, जो आपको पसंद हो। नहीं फिर आप वो पसंद करेंगे जो आपको पसंद नहीं है और आप मजबूर हो जाएंगे इस बात को लेके। आप यकीन मानिए दुनिया वो नहीं है और आप यही मान के चल रहे हैं कि चलो भैया आपके साथ सब अच्छा होगा। नहीं होगा।
ठीक है, तो आप ढंग से ध्यान दीजिए अपना। अब आपको समझाएंगे नहीं, हम टाइम खराब नहीं करेंगे, चलते हैं टॉपिक पे। पर अभी वक्त है, सुधर जाइए। अभी आपके पास 2 साल का वक्त है, 3 साल का। दम लगा के अपने आप को ये वक्त दे लेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। नहीं तो फिर मैंने बताया ना, जिंदा तो वो भी है जो रिक्शा खींच रहा है, और जिंदा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं। ठीक है ना, जिंदा तो योगी जी भी हैं, और जिंदा तो हम भी हैं, जिंदा तो आप भी हैं, अभी जिंदा आपके माँ बाप भी हैं। क्या लगता है कि आपको वो सारे संसाधन मिले हैं जिसके लिए आप डिजर्व करते थे या मिलने चाहिए थे? आप ऐसे समझ लीजिए। क्या आपके घर की हर एक इच्छाएं पूरी हो रही हैं अभी, या आपकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है? और नहीं हो रही है तो कौन पूरी करेगा? चलो मान लेते हैं घर वाले नहीं कर पाए, तो तुम करोगे, खुद करोगे। वो कैसे करोगे? और अभी नहीं कर पाओगे तो कल तुम्हारी आने वाली संतानें तुमको कोसेंगी इस बात को लेके कि तुमने उनके लिए क्या किया। खैर, तुम करो या ना करो, तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर, लेकिन कम से कम तुम अपनी जिंदगी तो बेहतर कर सकते हो यार। और तुम्हारे पास इस चीज को बेहतर करने का सिर्फ एक विकल्प है, और वो ये पढ़ाई है। इससे सरल, इससे आसान और कोई काम नहीं है दुनिया में, और इससे कम प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं है। आप खिलाड़ी बनने जाइए, नेशनल खेलने के लिए मात्र 11 प्लेयर जाते हैं क्रिकेट में, अब पूरा इंडिया बैट लेके घूम रहा है, सबको कोहली बनना है, समझ गए ना? लेकिन नौकरी करने के लिए लाखों वैकेंसी जाती हैं, यहां पे प्रतिस्पर्धा कम है। तुम्हें रेस दौड़ना है, पूरे इंडिया में पहली दूसरी तीसरी रैंक मारनी है, पूरा भारत दौड़ रहा है, हर स्टेट से निकल रहे हैं कम से कम 10,000 बच्चे दौड़ने वाले, और टॉप कितने करते हैं? 3। तो जहां लाखों में 3 चुनना है वो आसान है, या जहां लाखों में हजारों चुनना है वो आसान है? जहां ग्राउंड में जाके धूप में पसीना बहाना है वो आसान है, या घर में पंखे में बैठ के पढ़ना है वो आसान है? आसान काम तुमसे होता नहीं, और महंगा काम करने के लिए तुम दम बनाए रहते हो, हम चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे। कुछ कल्पना करो, है ना, तुलना करो, फिर समझ में आएगा तुम्हें। चलो हाँ, हमारे पास जो है टॉपिक वो देखो। तो अपन लोग यहां पर लिख सकते थे, जैसा कि मैडम ने बताया, टी स्क्वायर अल्फा और ए क्यूब। क्या कहती है? देखिएगा यहां पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब। आपकी हरकतों के देख के ना मुझे खुद के ऊपर शक होने लगता है कि यार मैं ढंग से पढ़ा नहीं पाता क्या, या समझा नहीं पाता क्या? सही बताया ना, ये घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये क्लास से ही आपको याद होना चाहिए था। टी स्क्वायर बराबर यहां क्या लिखा है? के ए क्यू। ठीक है ना? क्योंकि जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, और कल मैंने ये भी लगाया था, और मैंने बताया था T1 और बराबर के A1 की पावर 3, फिर T2 बराबर के A2 की पावर 3, फिर दोनों का आपस में क्या किया था? भाग। और T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर A1 अपान A2 की पावर 3 मैंने लिखा था बोर्ड पे। पर दुर्भाग्य की बात आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। यहां पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं के ए क्यू। ठीक है ना? अब आगे देखिएगा, यह बराबर अपन लोग यहां पर जो अचार वचार है सब निपटाओ, इसको निपटाओ। 4 पाई स्क्वायर यम, और एक आर बचा है क्या? और अपान यहां पर क्या लिखा है? ए क्यू, और बगल में क्या लिखा हुआ था? के। ये लिखा है क्या? अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, हाँ इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखो पहले ध्यान से देखो, समझो पहले। यहां पर जो दूरी है ना, दूरी को हमने यहां से यहां तक की आर न लेके क्या लिया है? ए। तो ये ए हो गया, ए पहले भी लिखा था, तो यहां मैंने आर मान लिया है, इसलिए अपन लोग इसको ए को हम क्या बना लेंगे? आर। ठीक है, बस आर। तो जहां ये लिखा है आपने, कहां गया? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर तो बराबर आप क्या मान लेंगे? आर क्यू। तो ये भी क्या है आपका? आर क्यू। तो ध्यान से देखो, तो यहीं पर देखो, अगर आप यहीं पे, तो एक आर बचा है, एक आर से एक आर यहां कट गया, और अब यहां क्या बचा है? आर स्क्वायर। तो ये पूरा यहां पर फिर से लिखवाओ, बताओ यहां पर क्या क्या लिखा है, कुछ छूटा होगा देख के बताना। यह बराबर 4 पाई स्क्वायर यम अपान के, और यहां पर क्या है? इतना सबको आया? चलो अब आगे देखो, यफ बराबर ये देखो 4 पाई, और ये क्या है? ये 4 पाई के कांस्टेंट है, गिनती है ना? क्योंकि के पहले से कांस्टेंट है, और पाई का मान 22/7, और 4 तो 4 ही है, तो ये पूरा कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट के बदले हम एक नया कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमने ये देखा कि इसको हटाया और मैंने प्रोपोर्शनल लगा दिया। अल्फा नहीं मैडम, क्या लगाया? प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है ना?
तो हम प्रपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे, नियतांक हटाएंगे तो प्रपोर्शनल ठीक है। तो हमने इतना समझ लिया, इसीलिए नहीं आता ना आप लोग को, ना आप बताते हैं और पढ़ाते वक्त आप दिमाग भटकाते हैं, कभी इधर झाकेंगे कभी उधर झाकेंगे। 1-1.5 घंटा भूल जाया करो अगर बोल तुम्हारे कोई बैठा है, सिर्फ एक व्यक्ति को देखा करो और एक व्यक्ति की बातों को सुना करो। वो कौन है? बाबा ओसो कि हम? हमारी ना। अबे मेरे लिए तुम यहां तक आए हो तो मेरी बात सुनो। कहां पड़ोसी झाक झाक रहे हो? तो चलिए पढ़ाए। तो इसको हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? अब आधे चमन ऐसे हैं प्रपोर्शनल नहीं बोल पा रहे हैं, इससे सब बोल नहीं कर, शांति से बैठे रहें। क्या हुआ मैडम, गुटखा खाई है? पीछे वाले क्या खाए हो? कुछ नहीं, बता दो फिर ना। तो प्रपोर्शनल यहां क्या बचा, बता क्या लिखे? यम बचा, और क्या बचा? समझा? यानी पिंड पे जो लगने वाला अभिकेंद्र बल था, यफ का मान जो था वो द्रव्यमान पे और बीच की दूरी पर निर्भर करता है ना। न्यूटन ने बताया कि जो ये प्रपोर्शनल है, अगर इसको हम देखें, जो लिखा था 4π² ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक सार्वत्रिक नियतांक जो हर जगह पे लगता है पूरे सौरमंडल के किसी भी प्लेनेट के लिए, और दूसरा सूर्य का द्रव्यमान, या दूसरे शब्दों में कहें उसका द्रव्यमान जिसके चारों ओर प्लेनेट घूम रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सूर्य ही हो। क्यों ये शब्द मैंने क्यों कहा? क्योंकि अपना चंद्रमा भी तो चक्कर लगा रहा है ना। किसका लगा रहा है? मंगल ग्रह का। सिंपल बात है। अच्छा, पृथ्वी का। समझ में आ रहा है ना? तो हमने यहां पर लिख दिया, तो अपन लोग लिख सकते हैं या बराबर, आप अगर चाहो तो प्रपोर्शनल हटाओ तो यही इसके साथ लिख सकते हो ना। तो हम लिख सकते हैं GM M अपान यहां पर क्या लिखा है? R²। समझ में आया? तो किसी भी दो पिंडों के मध्य, अब चाहे वो सूर्य और पृथ्वी हो, और चाहे वो पृथ्वी और चंद्रमा हो, और चाहे हम और तुम हो, हम भी तुम भी तो दो पिंड है ना। चाहे ये दो मार्कर हो, इन सब के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसका मान F बराबर GM अपान R²। कई बार लोग ये कह देते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं F बराबर GM1 M2 अपान R²। समझ में आया? है ना? तो F बराबर क्या लिखा मैंने? GM1 M2 अपान R²। ठीक है? चलो, तुम्हारे लोग के चक्कर में मेरा साल के 12 महीना गला खराब रहता है, रहता ही है। और गर्मी में हम क्या पीते हैं? गर्म पानी। लेकिन आप इतने महान हैं कि हम पूछते हैं तो बोल नहीं पाते, है ना। अब एक काम करें, जो ना बताए उसकी फीस लगेगी, ये कर दिया जाए। फ्री फंड वाला मामले में ये एक शर्त जोड़ दिया जाए, शर्तें लागू। क्या कहते हैं? सही लागू है ना? और एक कैमरा लगा दे, जाते हो तो उसका रिव्यू किया जाए। अच्छा ये सन्नाटे में थे, चलो निकालो, है ना, ये ज्यादा सही रहेगा। तो यह बराबर हमें क्या मिला? GM1 M2 अपान R²। सही है? ये किसने बताया था? कैपलर ने। सिंपल बात यही है कि नहीं? हाँ, न्यूटन ने बताया था। किसके नियम के आधार पर बताया था? कैपलर के नियम के आधार पर। उन्होंने ये बताया कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य क्या कार्य करता है? एक आकर्षण जिसका मान दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन ई कहां से आ गया? इसीलिए अगर कान खोल के सुनते रहोगे समझ में आता रहेगा। देखो, ये दोनों द्रव्यमान का आपस में क्या हुआ है? गुणा। और ये ऊपर लिखा है तो अनुक्रमानुपाती, और नीचे लिखा है तो व्युत्क्रमानुपाती। समझ आ रहा है ना? अब इसे कैसे पढ़ेंगे? तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ आ गया? तो किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, किन्हीं भी दो पिंडों के कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद हो गया? यही न्यूटन का नियम है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। ठीक है? ये बना लिया है आपने? आपको बनाने के लिए 1 मिनट का समय हम देते हैं, बस 1 मिनट का।
मिटाएं? बेसिक है, आ रहा होगा, आना चाहिए आप सभी लोगों को। मैं मिटाता हूं इसको। थोड़ा लिखने की स्पीड आप सही रखिए। लिख लिया है ना इधर वाला? ठीक। चलिए समझते हैं आगे, इसके बाद क्या है। तो न्यूटन ने जब ये निकाल लिया तो उन्होंने फिर इसका नियम दिया। तो हेडिंग डालिएगा, बोले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो भी मैंने हिंदी में बोला था वही आपको लिखना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। इसी में लिखिएगा, बोले लिखिए क्या नियम था, लिखिएगा इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक कण ब्रह्मांड के प्रत्येक कण, कुछ छोटे पार्टिकल भी ऐसा करते हैं, ठीक ना। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण किसी दूसरे कण पर सदैव आकर्षण बल लगाता है। सदैव आकर्षण बल लगाता है। सदैव आकर्षण बल लगाता है, जिसे जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सदैव आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। दो कणों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो कणों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है। उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या लिखा था? गुरुत्वाकर्षण बल ना। चलिए देखिएगा, आज तो यार यहाँ पर ये ट्रैक्टर चल रहा है, इसकी आवाज भी आ रही होगी ना इसके रिकॉर्डिंग में ना? नहीं आ रही होगी, चलो शोर शराबा होगा तो क्या फर्क पड़ता है। जो हम बता रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, बाकी आपको इससे क्या मतलब है, संसाधनों में क्या चल रहा है ना। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक था वो था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम के लिए फार्मूला आपने क्या कर रही है मैडम, गिराने के चक्कर में क्या इसको आप, क्या आपसे दूसरे बच्चों का लाभ देखा नहीं जा रहा है? लात मार रही है इसमें।
चलिए कोई बात नहीं। यह बराबर आप सभी लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा अभी वो क्या पढ़ा था, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है क्या? ठीक है ना? तो सही हो जाइए, मार इसको कंटा खींच के। चलिए आगे समझते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि सुना है कि यूट्यूब में रील्स भी डाली जाती है ना, छोटी छोटी शॉर्ट रील्स। तो रील्स के लिए हमारे पास कोई टॉपिक तो है नहीं, क्या बना के डाला जाए। तो जो ऐसे चमन घचर पचर करते रहते हैं, इन्हीं को बुला के इनका शॉर्ट वीडियो बना के दूसरा पेड़ा मार कोई डाल दिया करें। क्या कहते हो, सही रहेगा ना? चलो इधर देखो, यह बराबर Gm1m2 अपान क्या लिखा है, आर स्क्वायर। यही कुल मिला के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यह बराबर Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। जो जी का मान होता है ना, वो होता है 6.67 गुणे 10 की घाते -11। याद रहेगा? और इसका मात्रक अगर लिखने के मूड में है तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर। ये हो गया जी का मात्रक। जी एक नियतांक है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर हमें इसकी बीमा निकालना है, अक्सर पूछ लेता है, तो बीमा चैप्टर में मैंने निकलवाया था, यहां भी निकलवा दे रहा हूं। जी बराबर एफ आर स्क्वायर m1 m2। बल की बीमा आप सब लोग को पता ही होगा, m l t -2। लंबाई यहां r है, L2 द्रव्यमान है m, और यहां भी क्या है, m m2। ये एक m चला गया, m बचा, m ऊपर गया, यहां m-1 आएगा। L2 और ये बन जाएगा L3, और यहां से आया t-2। तो ये तो ऐसे याद रखिएगा कि m-1 L3 t-2। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है। इसके बारे में 2-3 फैक्ट वाली बातें और हैं, वो याद रखना है आपको कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मैंने क्या कहा कि दुनिया के हर 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। अगर कहीं द्रव्यमान है तो इतना जान लेना कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, मतलब आएगा। जैसे इस मार्कर में और इस मार्कर में भी आकर्षण बल लग रहा है, सेम वैसे जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य लग रहा है, सेम वैसे जैसे पृथ्वी और सूर्य के मध्य लग रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर ये दिख तो नहीं रहा है कि खींच ले भर से चिपक जाए या इसका कोई चक्कर लगाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कारण है क्योंकि यहां पर जो लगने वाला बल है वो बहुत सूक्ष्म है। आप लोग कहेंगे ये कैसे सर, आओ दिखाते हैं। यह बराबर तूने फार्मूला पढ़ा Gm1 m2 y क्या लिखा है, r। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा द्रव्यमान 100 किलो है, मेरा चक्कर कोई कहे नहीं लगा रहा है ना, बता रहे हैं भैया, कहे चक्कर तुम्हारा कोई नहीं लगा रहा है। ये G का मान 6.67 गुणे 10 की घाते -11 होता है। m1 भाई साहब तुम 100 किलो को मान लिया हमने, तुम्हारा एक दोस्त है जिससे तुमको लगाना है, मतलब बल लगाना है, वो चलो 1000 किलो का है, ठीक है ना, इंसान है, और बीच की दूरी जब बढ़ती है तो बल का मान घटता है, तो बटे में है ना। ऐसे कॉमन सी बात समझ, अगर किन्हीं 2 पिंडों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, दूरी बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए? ये विज्ञान कहता है कि अगर आपको कहीं पे आकर्षण बल कम करना है तो ऑटोमेटिक दूरी बढ़ा ले। समझ गए? नहीं समझ पाए? और अच्छे समझाए। किसी रिश्तेदार से उब गए हो तो दूरी बढ़ा लो, समझ गए? आकर्षण बल अपने आप घट जाएगा। अब तुम्हारे रिश्तेदार कौन है तुम समझो। 100 और यहां पर क्या लिखा है 1000। इस असूलों को पूरी क्लास समझ में आई हो चाहे ना आई हो, पर यह बात पक्का समझ में आई होगी इसके पहले वाली। हमने कहा दूरी कम करो, हमने 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 गिन लिया ना। यहां कम करो तब भी आएगा 10 की घाते -4। 0.0000 करोगे 6 बार, उसके बाद 6, देखा ना कितना कम बल आया। यानी अगर ठीक ठाक द्रव्यमान की वस्तुओं को अगर हम रख दे, यहां पर मान लो ये रख दिया इतना किलो वस्तु, उसके बाद भी इसकी ग्रेविटी यहां देखो इफेक्ट नहीं करेगी। कारण देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहां डालो तब भी 10 की घाते माइनस क्या आएगा 3। 9 3 12 9 2 11, तो 10 की घाते -2। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैंने कहा कि छोटे मोटे द्रव्यमान के लिए गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई नहीं देता। अब पृथ्वी हमारी छोटी है, फिर बहुत बड़ी है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका द्रव्यमान जब लिखते हैं तो 5 पॉइंट समथिंग है, जिसको हम 6 मान लेते हैं। तो 6 गुणे 10 की घाते 24 केजी, 10 की घाते 24, और ये 10 की घाते माइनस क्या लिखा है 11। अब ये जब घटेगा तो भी बचेगा ना प्लस में, 0 प्लस बचेगा, तब वहां पर जो बल आएगा वो इफेक्टिवली ये दिख रहा है, इनको खींच रहा है। तो समझ गया? नहीं आया? तो हमें ये पता चला कि ये नगण्य हो जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। अदरवाइज मैं एक धूल का कण उठाऊं और एक दूसरा धूल का कण उठाऊं, उन दोनों के मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान है। तो जहां पर द्रव्यमान पाया जाएगा वहां पर बल पक्का लगेगा। और दूसरी की बात याद रख लेना, दुनिया में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और है, आंखों से दिख रही है, तो पक्का उसका क्या पाया जाएगा? द्रव्यमान। बिना द्रव्यमान के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर द्रव्यमान है तो पक्का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, भले ही एकदम नगण्य हो जाए, तो समझो 0.0000000 जितनी बार कर सकते हो जीरो, उसके बाद एक हो जाए, लेकिन वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो पहले बताओ इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को तुम आंखों से नहीं देख सकते, 2 इलेक्ट्रॉन रख दें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं देख सकते, प्रोटॉन प्रोटॉन को नहीं देख सकते आंखों से, पर उनके मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अभी आगे हम सवाल कराएंगे। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो वही हमने कहा कि कुछ फैक्चुअल जानकारी है, इनके बारे में ये समझो। पहली जानकारी ये है कि गुरुत्वाकर्षण, ध्यान से देखो, गुरुत्व के कारण लगने वाला आकर्षण बल कार्य कर रहा है ना। यानी मुझे एक जानकारी ये पता चली कि अगर 2 पिंड है, ये एक पिंड m1 है और एक ये दूसरा पिंड क्या है बड़े एकदम इनके अंदर मेल है, इतना अच्छा मेल है कि दुनिया को गुरुत्वाकर्षण बल तरीके होना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमेशा इनके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा? आकर्षण। कभी ये प्रतिकर्षण नहीं होता, झगड़ा नहीं करते, ये हमेशा इनके मध्य बल कार्य करेगा, जो वो सदैव कैसा होगा? आकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा बल होता है? आकर्षण। कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करता। अगला समझो, अगला ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का फॉलो करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। कुछ लोग कहेंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर ये पिंड इसको 2 न्यूटन के बल से आकर्षित करता है, तो ये वाला पिंड भी इसको कितने से आकर्षित करता है? समझ आया? यानी दोनों क्रिया प्रतिक्रिया, बस इनकी दिशा उल्टी होगी। जैसे इधर लगा यफ, तो इधर भी क्या लगेगा? यफ। तो इसका यफ इस तरफ और इसका यफ इस तरफ। कितना बता समझ आया कि नहीं आया? सबको आ रहा है ना? यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होते हैं, मतलब इनका बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत। ये तो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ना। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। एग्जाम्पल चेक करना, एक मुक्का दीवार में मारो, तुम्हारे हाथ में भी चोट आएगी। चले? ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये फॉलो करता है। दूसरा, ये मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो पहले। जैसे अगर ये पिंड है, यहां देखो, ये एक पिंड है और ये एक दूसरा पिंड है, तो ये पिंड इस पे कौन सा बल लगाएगा? बोलो यार। और ये पिंड पे ये वाला पिंड आकर्षण लगाया और ये वाला इस पे क्या लगाएगा? मत आया करो ना, समझ में आया तो मत आया करो। सिंपल बात ये है, मत आओ भाई, कोई जरूरी नहीं है। फ्री में तो इसके वाले में नहीं चले आओगे, लेकिन नहीं बताना है, शांति से बैठे रहना, तो आप मत आइए, बिल्कुल मत आइए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपको, ठीक है ना? एकदम सोने यहां आना तो मत आइए कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हम चूतिया थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे पीछे। तो ये इस पे लगाएगा आकर्षण बल और इस पे ये क्या लगाएगा? आकर्षण। अब एक बात ये समझिएगा कि आकर्षण बल जब ये इस पे इधर लगाया, इस पे इधर लगाया, तो इनको मिलाओगे तो ये एक रेखा पर ही होंगे। कभी ये ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पिंड इसको इधर आकर्षित कर ले और ये वाला इसको इधर आकर्षित कर दे, नहीं। हमेशा मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही आकर्षण बल लगेगा, इसके बाहर नहीं लगेगा। जैसे ये एक पिंड रखा है, ये और दूसरा पिंड ये रखा है, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा ऐसे लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको इधर आकर्षित कर दे,
या ये इसको इधर आकर्षित कर दे। मैंने क्या बताया, बात समझ में आया ना? यानी बल की दिशा जो होगी इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, उसी रेखा पर होगी, उसके बाहर निकलने वाली नहीं है। और अगर दिशा नहीं निकाल पाए ना तो सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? अब आगे सुनिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करता है, लेकिन अगर कोई तीसरा पिंड इनके बीच आ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल इससे प्रभावित नहीं होता, यानी वो वही रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान किन्हीं दो पिंडों के अलावा किसी तीसरे पिंड, चौथे पिंड, पांचवें पिंड से प्रभावित नहीं होता। ऐसे समझो, ये एक पिंड है, ठीक, ये एक दूसरा पिंड रखा है, इसने इस वाले पिंड पर कौन सा बल लगाया? आकर्षण। मान लो 10 न्यूटन का बल लगाया। अब लेकिन अगर एक तीसरा पिंड अगर आ गया तो ये इस पर भी क्या लगाएगा? आकर्षण। तो ये ऐसा नहीं करेगा कि इसके ऊपर 10 लगा रहा था अब बढ़ के इनको 5 कर देगा ना। 10 इस पे था, अब इस पे जो आएगा वो उतना इस पे होगा। एक तीसरा आ जाए तो उससे भी क्या लगाएगा? आकर्षण। मान लो ये 15 था, 12 था, तीसरे गाने से भी ये 12 रहेगा। चौथा आ जाएगा तब भी ये 12 ही रहेगा। यानी कितने भी पिंड इसके चारों ओर आ जाए, इससे जो दूसरे से इसके लगने वाला बल था उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बात समझ आया? गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसी तीसरे पिंड से प्रभावित नहीं होता। तो पॉइंट क्या समझ आ गया? इसको भी अगर आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ये लिखा भाई, तीसरे पिंड की उपस्थिति से, तीसरे पिंड के उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, पहले ये समझ लो। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने पीछे आपको बताया है, अब इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, जो रास्ते पर निर्भर ना करे, और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो रास्ते पर निर्भर करे। किस चैप्टर में पढ़ा था बता दो जाने? फ्रिक्शन, घर्षण में मैंने ये बात आप लोग को पढ़ाई थी कि घर्षण बल एक नॉन कंजर्वेटिव है, संरक्षी नहीं है, असंरक्षी है। समझ गए ना? अगर पथ का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो घर्षण बल का मान बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपने बताया ये एक संरक्षी बल है। इसके साथ साथ एक अगला पॉइंट और यहां समझिएगा, ये इसके बारे में जानकारी है, कथन देके ये पेपर में आपसे पूछ सकता है। क्या देगा? गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल किस तीसरे पिंड से प्रभावित होता है। लिख दे, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, और कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। बन गया प्रश्न? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉइंटर्स काम के हैं ऑब्जेक्टिव की एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपको पेपर देने जाएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएंगे। अब आगे सुनिएगा, ये एक संरक्षी बल है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पिंड यहां पर रखा है और दूसरा पिंड यहां पर रखा है, हमारे पास ये दो पिंड है ना। अब पिंड का मतलब तू समझ, चाहे एक ढेला रख दे, ईंटा रख दे, पाथर रख दे, कट्टा बम बारूद रख दे, या हम प्लेनेट रख दे, सूर्य चंद्रमा चांद जो भी रखना है तू रख, बस दो पिंड होने चाहिए, चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से। सब जगह ग्रेविटी हर जगह आएगी एक समान रूप से, सबका सम्मान है ना। तो ये सब में लगने वाला है। अब एक बात सोचो, सोच रहे हो? इनके मध्य बल कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है? हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। अगर मान लो इसके मध्य में मैं पानी भर दूंगा, यहां पे दो पिंडों के मध्य, पहले इसके मध्य बल कार्य कर रहा था यह बराबर 4 न्यूटन मान लेते हैं। कितना? 4। अच्छा, मैंने इसके मध्य में पानी भर दिया तो मैंने देखा क्या ये बल बदला या नहीं बदला? पता चला कि नहीं बदला। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। काहे लिए? क्योंकि फार्मूला F बराबर तुमने पढ़ा है G(m1m2/r²). तो दो पिंडों का द्रव्यमान कितना है, उनके बीच की दूरी कितना है, और G का मान तो हमेशा से कांस्टेंट है। तो इसमें ये नहीं है फार्मूले में कि बीच में पानी भरा है कि दारू भरी है कि दूध भरा है। ये है क्या? इसलिए ये बीच के माध्यम पे निर्भर ऐसे कॉमन बात समझो, जैसे एक यहां पे चुंबक रखा है और एक चुंबक यहां रखा है, कल्पना कर लिए। एक का नॉर्थ है और एक का क्या है? साउथ। छोड़ दें चिपक जाएगा, आकर्षित करेगा ना। लेकिन अगर बीच में मैं एक कागज रख दूं तो आकर्षण बल पहले से कम हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे शक है, खींचेगा, तब भी खींचेगा। तुम 10 कागज इकट्ठा मोटा करके रखो,
हल्का खींचेगा, समझे? आज जाके चेक कर लेना, अभी भी नहीं मार हो तो पूरी कापी खड़ी कर देना ऐसे, फिर रखना चुंबक ऐसे नगड़ के बराबर खींचेगा, और उसके बाद तुम बीच में एक ईंटा रख देना, ईंटा, बड़ा सा ईंटा, फिर रख देना, खिंचवे नहीं करेगा। इसका मतलब जब हम बीज का माध्यम बदल रहे हैं तो लगने वाला बल घट रहा है या बढ़ रहा है? समझ में आया ना? यानी कि चुंबकीय बल बीज के माध्यम पर निर्भर करता है, समझा ना? लेकिन ये ऐसा नहीं है, हम दो आवेश रख दें, एक धन आवेश और एक, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बीच में एक पेज लगाना, 2 3 कर देना और कम, 10 कर देना और कम, कापी रख दिया और कम। हाँ ईंटा है तुम्हारे पास तो ईंटा रख दिया और कम, समझ में आया? यानी अधिकांशतः बल ऐसे है जो बीज के माध्यम पर निर्भर है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा है जो बीज के माध्यम पर निर्भर है। कोई पूछे क्यों, तुम्हारे रिश्तेदार है? तो बताओगे नहीं हमारे रिश्तेदार नहीं है, फार्मूला निकाले हैं हम, उसमें कहीं माध्यम आया ही नहीं है। जब हम विद्युत बल निकालते हैं F बराबर, तो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट माध्यम की विद्युतशीलता है, यानी वहां माध्यम आया है, पर यहां माध्यम नहीं आया, इसलिए माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जो आएगा उस पर निर्भर करेगा, जो नहीं आएगा आदमी उस पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आया? जो है ये नहीं है उस पर कहां निर्भर करोगे? तुम ये कह दो कि तुम्हारा खाना पीना दवाई तुम्हारे बच्चों पर निर्भर करता है, तुम्हारे बच्चे हैं कहां बेबी जो उन पे निर्भर करता है? जब होंगे तब निर्भर करेगा, अभी कहां निर्भर करवा बैठे हो? ये एग्जाम्पल सटीक नहीं था। चलो यहां देखते हैं, चले? तो मुझे अगला पॉइंट क्या लिखना है, समझ गया? बोल भैया क्या लिखना है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण लिख दिया है क्या? अगर हिंदी हिंदी कहीं गलत होगी समझ लेना, जल्दबाजी लिख रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के, जी हाँ, बीच के माध्यम पर निर्भर ना ही करता। वेरी गुड। तो 2 पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे का मामला क्या है। ये उतार लिया है? एक सेकंड वाला कि 1 सेकंड, अभी यहाँ पॉइंट बहुत है, समझना है, ये पॉइंटर वाली बातें समझनी है। अब इसको समझाता ना मैं एक काम और मैं कर सकता था, मुझको पढ़ाने में समय क्यों लगता है? और ऐसे पढ़ाने के बावजूद भी मुझे तकलीफ तब होती है कि मैं एक एक पॉइंट पे एक एक शब्द को समझाता हूं। शब्द का मतलब कि अच्छा माध्यम का मतलब क्या होता है मैं बताया हूं। इस पे आधा घंटा खर्चा, क्योंकि यहाँ का माध्यम हवा है, यहाँ हम पानी भर दे पानी है, दारू भर दे दारू है, शहद भर दे शहद है, डामल भर दे डामल है, याद है? अब इतना कुछ करने के बाद अगर फिर मैं किसी दिन पूछ लो कि बोलो यहाँ का माध्यम क्या है, तुम कह दो फिर कैसे लगेगा हमें, ये बताइए। फिर मुझे लगता है यार मैं क्यों फिर समाज सेवा का भूत मेरे ऊपर सवार है, चलो कमा ही लिया जाए। इसलिए चिढ़ होती है फिर मुझे, फिर मैं डांटता हूं कि तुम आना मत, दिखना मत, मार के भगा देंगे तुमको, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर तुम्हें लगता होगा बदतमीज साला ही, बहुत बदतमीज मास्टर है, तो फिर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आती होगी। तो ये फीलिंग लाने की जरूरत नहीं है भाई, हमेशा ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं साला बताओ अपने अंदर के कोस का हिला कर रख दे रहा हूं कि नहीं बच्चों को आ जाए, इनका कल्याण हो जाए, और इधर सोच रहे हैं कि अगर तुम्हारा औकात हो दिखा दे जानी, आज ना समझा तू पढ़ा इधर जान जा कितना दम है तुम्हारे अंदर। तो फिर अब ऐसा करेंगे तो भाई फिर हम क्या, दुनिया का कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, फिर ऊपर से कोई अवतरित होगा तभी कुछ होगा, और उसको भी चैलेंज करोगे तुम लोग कि देखिए तुम्हारे कितनी औकात बा ना देखा है ना। तो फिर अब ऐसा करेंगे तो घबरा जाएगा ना, इसलिए थोड़ा जागते रहा करे, समझते रहा करे। यहां से क्लास कम समझ में आए तो घर पे जाके एक बार यूट्यूब पे खोल के पूरी क्लास 2 की स्पीड पे करके देख लेना, परमानेंट याद हो जाएगी चीजें। इसीलिए मैं बीच का एक हिस्सा भी कट नहीं करवाता। सही बात तो ये है कि कम से कम पूरी क्लास आपको क्लास के जैसे लगे, कि हाँ आपको ये फील हो कि हाँ हम क्लास में ही बैठे हैं। एक बार कान में ईयरफोन चला जाए और सीधे देखने लगो तो तुम्हें ये महसूस ना हो कि यार मैं क्लास से बाहर था क्या। इसलिए पूरी की पूरी फीलिंग वही है, नहीं में सब काट दे, सिर्फ बोर्ड वाला हिस्सा डाल दे आराम से, कम एमबी का बन जाएगा, कम जीबी का बन जाएगा, हम परेशान भी नहीं होंगे, आप लोग करने में दिक्कत नहीं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, भौकाली वीडियो बनेगा हमारा भी बाकी लोग के तरीके। पर ये करने क्या हो सकता है मुझे, जो चीज जेन्युइन चीज में है वो बाकी चीजों में नहीं है ना, सही बात ये है। इसलिए थोड़ा अपने अंदर सजगता लाइए। और आप सोचिए पहले, अगर आप चाहें तो पूरी क्लास को खाते खाते रिवाइज कर सकते हैं। सामान्य बच्चे आधा घंटा 15 मिनट खाना खाते हैं, आराम से घर से किसी की मोबाइल उठाओ, आराम से लगाओ, आराम से 2 की स्पीड में करो और पूरी क्लास देख डालो, एक बार हो गया रिवीजन रोज का रोज।
उसके बाद हफ्ते में एक बार अपनी कॉपी उठाओ और पूरा पढ़ लो आराम से, हो गया। लेकिन आपके पास ये भी समय नहीं है। अगला पॉइंट समझिएगा क्या है हमारे पास। जैसे हमने कहा कि ये अपने पास एक पिंड है, क्या आपके पास भी है? चलिए कोई बात नहीं। एक दूसरा पिंड भी है, एक तीसरा पिंड भी है, एक चौथा पिंड भी है, एक पांचवा पिंड भी है, एक छठवां पिंड भी है। दुनिया में पिंड ही पिंड है। क्लियर? चल बालक, तो ये पिंड, इस पिंड पे कौन सा बल लगाएगा? चलो लगा रहा है कुछ ना कुछ। हमने कहा चलो कितना लगाया? F1। तो क्या ये पिंड इस पे आकर्षण बल नहीं लगाएगा? कितना लगाएगा? अब दूसरा पिंड दूसरा बल लगाएगा, F2 लगाएगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं F1 नहीं लगाएगा, हर जगह F1 लगाएगा ये। अरे भैया, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के साथ जिसका जैसा व्यवहार होता है, किसी और के आ जाने से उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ के हो जाता है, तो जिसके नहीं होता वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का फॉलो करते हैं। बताया था ना वो, देखो किसी तीसरे के आ जाने से दूसरे के वाले पे लगने वाले बल के कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में मार होती है। चलो यार देखो, तीसरा चौथा पांचवा तुम्हारे रिश्तेदार बढ़ते जाए, देखो रिश्तेदारी घटती जाएगी। तुम्हारे दो रिश्तेदार रहे, ज्यादा मेल मिलाप रहेगा, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी, फिर तुम्हारा धीरे धीरे इंटरेस्ट करता है। तुम्हारे एक दोस्त रहे, पक्का दोस्त रहेगा, 10 दोस्त बन जाए, फिर तुम 10 को टाइम दोगे, फिर तुम्हें लगेगा यार ठीक है, जो एक था उसको समय कम मिलेगा, तो क्या कहेगा? बदल गए तुम भाई वो नहीं रहे, यही कहेगा ना। तो अब ये नियम है प्रकृति का। अब भले तुम ना बदलो, फिर उसको ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसको इसलिए लगेगा बाकी 4 की टीस है ना उसके अंदर, तो ये नियम है। तुम लोग के साथ ऐसा नहीं होता क्या? तो पूरी दुनिया हमारी दोस्त है अब पूरी दुनिया हमारे दुश्मन है ना, हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। चल भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी आकर्षण बल लगेगा ना, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, सब पे लगेगा। F1 F2 ये रहा आपका, F3 ये रहा आपका, F4 ये रहा, F5 F6 F7, लोग आते गए, बल बढ़ता गया ना। बहुत मारेंगे, यहाँ बल बढ़ता नहीं है। या जिसके साथ जो बल था वो वही है, समझ गए ना? तो बल बदला नहीं, बाकी वहां एक नया बल लगने लगा, एक अलग बात है। समझ गए? ऐसे ही रहना तुम लोग भी जीवन में, समझ गए? हाँ चलो, किसी नई रिश्तेदारी के आ जाने से पुरानी रिश्तेदारी छोड़ मत देना, समझ गए? जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे घर में अच्छे रिश्तेदार कौन बन जाएंगे? तुम्हारे ससुराल वाले, ठीक है? और तुम्हारे पापा के ससुराल वाले पुरानी रिश्तेदारी हो जाएगी, तुम्हारे बाबा वाली एकदम में पुरानी हो गई होगी, कोई जाता ही नहीं होगा, छूट गया होगा न्योता उता। ऐसा है कि नहीं है? फिर आप अच्छे इंसान नहीं है इसका मतलब, अगर ऐसा है तो। पर सच बात है कि यही सच है। अगर ऐसा ना होता तो आप तुम्हारे 1 लाख रिश्तेदार होते। तो जो भी डायलॉग चिपका था ना, पूरी दुनिया रिश्तेदार है, तो हम सब रिश्तेदार होते, क्योंकि पहले हम सब लोग आदि मानव थे। और पहली महिला जो आई थी अफ्रीका में, उसी की सब संतानें हैं, तो हम सब एक घर के आदमी होंगे। फिर इसलिए तुम लोग कंफ्री पहाड़ समझ नहीं पाए क्या तुम लोग? परिवार क्यों ना हमारे। चलो इधर देखो, चले उधर से कोई कुछ कहना चाहता है, देख कुछ कहो मत। नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है, परिवार को हिस्सा भी लेंगे तुम्हारे घर। अगर वहां कोई डायलॉग चिपकाए कि भविष्य में कभी ये वो ऐसा वैसा, तो फिर एक बात ये भी है, परिवार बनाओ, हम बनने को तैयार है सबका परिवार, समझ गए? सबके यहाँ 10-10 बिस्सा खेत लेंगे, हिस्सा समझ लो औकात से हो जाएगी तुम्हारी सबकी। 100 लोगों तुरंत सुराम सबसे अमीर आदमी बैठे बैठाए धर से ना। वैसे ये स्कीम बढ़िया है। कितने लोग बनाना चाहते हैं परिवार हमको? आओ इधर, खत्म, एकदम खत्म। तुम्हारे इतने हरामी हो, सिर्फ फ्री पढ़ना जानते हो बस, चिरकुट कहीं के। चलो यहाँ देखो, ये चले ना। F1 F2 F3 F4 ऐसे बल लगने लगा। लेकिन एक बात सोचो, ऐसे देखो, फिर से आओ, थोड़ा लौटते हैं मैकेनिक्स में पीछे। ये एक पिंड है, इस पे एक बल इधर लगा F1 और एक बल इधर क्या लगा F2। ये कहां जाए बेचारा, परेशान हो गया, क्योंकि ये कहा इधर चलो, ये कहा उधर चलो, समझे? एक ही दिन शादी तुम्हारे मामा के यहाँ भी पड़ गई और तुम्हारे ससुराल में पड़ गई, किधर जाए? सीधे मनाली का टिकट कटाए और निकल ले, कहीं नहीं जाए। न इनको खराब लगे न उनको खराब लगे, मतलब कहां से जाए? 20 से। बस आ रहा है ना? तो फिर आदमी गाड़ी उठाएगा, दोनों खाता ऐसा देख निकल देगा, है ना? किसी के यहाँ टाइम नहीं देगा। तो ये सही सोल्यूशन है।
तो ये F1 और ये F2 परिणामी कहां से गया? 20 से। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक पेड़ है, रस्सी लगाओ, पकड़ खींच लो, तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, दबा के मर गए, यही करना है। फिर क्या करना है? अगर गिराना है तो पेड़ है, रस्सी 20 से लपेटो, कुछ आदमी उस तरफ, कुछ आदमी उस तरफ, दोनों अपनी अपनी ओर खींचे, पेड़ क्या उनके ऊपर गिरेगा? कहां गिरेगा? समझ गए? वही मैटर इधर भी है, F1 F2 20 से। अब यहाँ ये बेचारा किधर जाए, इसकी जिंदगी बंद कर दिए हैं, चारों ओर से खींच रहे हैं, तो इसमें परिणामी बदलेगा, कोई एक परिणामी आएगा, समझ गए? तो जो वो लगने वाला बल आएगा वो आएगा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। हो सकता है कि वीडियो में ये ना दिख रहा हो, पर मैं समझता हूं कि सामने वाले बच्चे जो देखेंगे उनका कान ठीक होगा, सुनाई दे रहा होगा। तो वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। मैं लिखूंगा नहीं इसको, बस इसको समझ लो ऐसे ही, अध्यारोपण का सिद्धांत। सुनाई दे रहा होगा तो लिख लेना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी पिंड पे कई सारे अगर बल लग रहे हैं, उसका परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। याद हो गया? याद हुआ है तो लिख लेना, यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता चेक होगी। अब कुछ कलाकार क्या करेंगे मालूम है? घर जाएंगे, वीडियो खोलेंगे, पॉज करके पीछे जाएंगे, फिर उसके बाद लिख लेंगे वहां से देख के, पर यहां भूल गए होंगे। याद है? नो सर ना, क्या ईमानदार बच्ची है, डांटता लेकिन अब नहीं डांटूंगा, ईमानदारी से नो सर बोल दी ना। चले, आ रहा है ना? और देखिए अब अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अब मैं क्लास आज इसको यही रोकूंगा, ठीक, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो इसलिए आज की क्लास कम है। परेशान मेरे दीपावली की छुट्टी में आपको हम पढ़ा पढ़ा के पागल कर देंगे, ठीक है ना? इसकी टेंशन ना लीजिए। बाकी समझ में आ रहा है ना? जहां पर भी आपको लगे कि हमें ये समस्या है, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें आप जरूर बताएं, समझाने में समझ आता है, बस हेडिंग कम हुई आज, अफसोस है। इसकी भरपाई हम लोग कल परसों और नरसों इन बाकी 3 क्लासों में कर लेंगे। बाकी मैथ आपको समझ में आ रहा होगा जो पढ़ाया गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और नया टॉपिक वो चलेगा आपका, ठीक है ना? तो कल मैथमेटिक्स में नया टॉपिक आपका पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।